हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। 2 जुलाई 2023 को यूपीएससी ईपीएफओ का एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर का एग्जाम होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से पिछले 2 साल या पिछली 2 बार जब ये एग्जाम हुआ था तो उसमें पॉलिटी के किस तरीके के सवाल पूछे गए थे। जस्ट वील हैव अ लुक एंड वील सी व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम देम। सबसे पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर इन द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक तरीके से सब टॉपिक है या सब जो है सिलेबस का पार्ट है। 100 मार्क्स का ये क्वेश्चंस इस बार आने वाले हैं पेपर में, तो कंसिडरेबली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम तो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में से आ सकते हैं। 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से कौन सी भाषा नहीं है? डोगरी, भोती, मैथिली और संथली। सो द आंसर इज भोती लैंग्वेज। डोगरी भाषा, मैथिली भाषा, संथली भाषा, नाउ दीज 3 वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन by the 92nd Constitutional Amendment Act। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली ये जो भाषाएं हैं, बोडो भाषा असम में बोली जाती है, डोगरी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल के कुछ एरियाज़ में बोली जाती है, मैथिली जो है वो बिहार में, और संथली जो है बिहार झारखंड के अंदर संथल ट्राइब्स के बीच में भाषा बहुत ही प्रोमिनेंट है। इन सभी को 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट्स ऑफ द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, जिसमें भारत की बहुत सारी प्रांतीय यानी कि रीजनल लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है, जिसमें कश्मीरी, हिंदी, उर्दू, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, ये सारी भाषाएं हैं, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली वर एडेड इन द year 2003। दिस शेड्यूल हैज़ 22 लैंग्वेजेस बट भोटी इज़ नॉट वन ऑफ दोज। भोती लैंग्वेज जो है बेसिकली बोली जाती है, या इसके ओरिजिन जो हैं तिब्बतन ओरिजिन्स हैं, तो ये बोली जाती है लद्दाख के अंदर, और ट्रांस हिमालयस के अंदर जो हिमाचल प्रदेश के एरियाज़ है जैसे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट वगैरह, वहाँ पे ये भाषा बोली जाती है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज़ में ये भाषा बोली जाती है। सो भोती लैंग्वेज के लिए डिमांड काफ़ी समय से हो रही है कि इसको इंक्लूड किया जाना चाहिए 8th शेड्यूल में, एंड it has still not been recognized। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मैसूर में जो रहे 2008 में इसने एक सर्वे कंडक्ट किया था, और इस सर्वे के बाद पता लगा कि भोती बोलने वाले बहुत सारे इंडिया के अंदर लोग रहते हैं, और सिर्फ बुद्धिस्ट ही नहीं, कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस जो इस इलाके में रहते हैं वो भी इस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इसकी डिमांड चल रही है, बट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, दूसरा सवाल जो आया था, बेसिकली पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स। पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो एनसीईआरटी में अच्छे से कवर्ड है। अगर आप क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से कवर्ड है, तो वहाँ अगर आपने वो पढ़ा है तो ये आराम से आपका आंसर आ जाएगा। हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी? स्वतंत्र पार्टी 1959 में स्वतंत्र पार्टी बनी थी दोस्तों, और उसके फाउंडर है सी राजगोपालाचारी। नाउ all these 4 are associated with founding of some particular parties। Deen Dayal Upadhyay and Shyama Prakash Mukherjee are associated with the formation of Janasangh, which was formed immediately after the constitution came into effect। और जनसंघ की जो आइडियोलॉजी है या आइडियोलॉजिकल पेरेंट आप कह सकते हो, जनसंघ किसका है? बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का। सिमिलरली आचार्य नरेंद्र देव इज एसोसिएटेड विद द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी दैट वाज फॉर्म्ड इन 1934, एंड आफ्टर दैट द सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, या सोशलिस्ट पार्टी जो बनाई गई थी 1952 में, और जिसने इलेक्शन भी लड़े थे, चुनाव भी लड़े थे, फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस। सी राजगोपालाचारी ऑन द अदर हैंड वाज अ स्टॉन्च गांधीयन। सी राजगोपालाचारी साहब है वो स्टॉन्च गांधीयन थे, लेकिन जब कांग्रेस ने सोशलिस्ट एजेंडा अपनाया 1955 के बाद से, अवधि के कांग्रेस के सेशन में इन्होंने सोशलिस्ट एजेंडा अपनाया कांग्रेस पार्टी ने, तो ही वॉज अ मेंबर ऑफ कांग्रेस पार्टी। बट आफ्टर दिस एंड आफ्टर द अनाउंसमेंट इन 1958 that the government will be taking over all the lands of the landowners and it will also be running a lot of industries, तो वहाँ पे इनको लगा कि ये इकोनॉमिक इंटरफेरेंस हो रही है, इकोनॉमिक फ्रीडम जो है वो लोगों की छीनी जा रही है सोशलिस्ट एजेंडा की वजह से, इसलिए इन्होंने स्वतंत्र पार्टी का निर्माण किया 1958-59 में। ठीक है, सो दीज ऑल आर प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स, दीनदयाल उपाध्याय जी, सी राजगोपालाचारी जी, आचार्य नरेंद्र देव एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, ऑल रिलेटेड टू सम पॉलिटिकल पार्टीज। दोस्तों ये टॉपिक्स हमने एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से कवर किए हैं, और
ये चीज़ें आपको सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विसेज ही नहीं, बहुत सारे परीक्षाओं में एक बेसिक फाउंडेशन बनाने में मदद करेगी। तो ये जो कोर्सेज हैं आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अगेन आई विल नॉट टेक मच टाइम, क्योंकि मैं क्विकली बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज करना चाहता हूं। तो अगर एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमें विजिट कर सकते हैं इन सब नंबर्स और ईमेल आईडी पे। थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैंडेट ऑफ द कमिटी ऑन एस्टिमेट्स। सो आपका प्रोसीजर वैसे ही रहेगा प्रीमिक्स के अंदर कि आप क्वेश्चन को पॉज करोगे, खुद अटेम्प्ट करोगे और देखोगे आपका आंसर सही था या नहीं था। द आंसर इज माय डियर फ्रेंड्स ए। इट रिपोर्ट्स ऑन व्हाट इकोनॉमीज, इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, एफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी अंडरलाइंग द एस्टिमेट्स मे बी अफेक्टेड। तो नाम से ही पता चल रहा है एस्टिमेट्स कमेटी है। देखिए फाइनेंशियल कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट अगर आप पढ़ते हैं तो 3 फाइनेंशियल कमिटीज हैं जो परमानेंट हैं। एक है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, दूसरी है एस्टिमेट्स कमेटी और तीसरी है कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जो एस्टिमेट्स कमेटी है उसमें 22 मेंबर्स होते हैं, और उसमें 30 मेंबर्स होते हैं, और सभी मेंबर्स जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। इसके एस्टिमेट्स कमेटी का ये काम है, इसमें कोई मिनिस्टर नहीं होता है, और इसमें हर एक मेंबर की 1 ईयर की टर्म होती है। नाउ एस्टिमेट्स कमेटी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनका काम होता है कि वो गवर्नमेंट ने जिस तरीके से अपने बजट के अंदर एस्टिमेट्स बताए होते हैं उसको स्क्रूटनाइज करता है, और ये बताता है कि आपका किसी पर्टिकुलर बजट के हेड के अंदर ये जो एस्टिमेट है वो गलत है, या आप किसी पर्टिकुलर स्कीम पे ज्यादा पैसे लगा सकते थे या कम पैसे लगा के भी वो चीज पूरी कर सकते थे। सो ऑल दिस इज स्क्रूटनाइज्ड बाय द एस्टिमेट्स कमेटी। रही बात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, तो उसका काम ये होता है, जो 3rd नंबर फंक्शन है, एग्जामिनिंग द रिपोर्ट ऑफ सीएजी एंड वेदर ये उसका मेन काम होता है, और वेदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स रन एफिशिएंटली, ये कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का काम होता है। तो ये तीनों कमिटीज पे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, हो सकता है कि पार्लियामेंट्री कमिटीज में से सवाल पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स की बात की जाए, अगेन एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। वैसे भी हु अमंग द फॉलोइंग स्पीकर्स ऑफ लोकसभा फॉर्मली डिसएसोसिएटेड फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर हिज इलेक्शन एज द स्पीकर। अगर आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी है, उसमें पार्लियामेंट पढ़ा है, उसमें स्पीकर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा की, उसके बारे में पढ़ा है, सो यू मस्ट नो दैट द स्पीकर is not bound to resign from his political party. Speaker is supposed to act in an unbiased manner, but there is no condition applied on him that he has to resign from his party once elected as a speaker. इनमें से सभी ये स्पीकर रह चुके हैं लोकसभा के, इनफैक्ट जीवी मावलंकर साहब जो पहली लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं, लेकिन द आंसर इज सी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो है वो 4th लोकसभा के स्पीकर थे, 4th लोकसभा ऑफ इंडिया उसके स्पीकर थे, और 4th लोकसभा के अंदर इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी उस वक्त। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से, नीलम संजीव रेड्डी ने अपॉइंट होते ही, स्पीकर इलेक्ट होते ही कांग्रेस पार्टी से रिजाइन कर दिया था। और नीलम संजीव रेड्डी वही कैंडिडेट है जो कांग्रेस के एक फैक्शन ने जिनको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए नॉमिनेट किया था, और उनके अगेंस्ट एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इंदिरा गांधी जी ने वीवी गिरी को नॉमिनेट करवाया था। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स होती है, इसको आप पढ़ते हो, जानकारी भी मिलती है और साथ ही साथ एग्जाम में भी आपकी मदद करेगा। नीलम संजीव रेड्डी इज द राइट आंसर। ही रिजाइंड from his political party after becoming the speaker. Next question, which of the following statements regarding an overseas citizen of India is not correct? Now generally दोस्तों ये चीजें जरूर ध्यान रख लेना पेपर में, not correct, is correct, ये सारी चीजें नोटिस में रखना, अदरवाइज आपके इजी क्वेश्चंस भी गलत हो सकते हैं। OCI, Overseas Citizen of India, a scheme that was introduced in the year 2005 but was later on merged with पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन स्कीम इन 2015 ऑनवर्ड्स। तो अब एक ही कार्ड होता है जिसको OCI कार्ड कहते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड कहते हैं, और उस कार्ड होल्डर को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। इनमें से कौन सा चीज जो है वो उस पर लागू नहीं है? सो द आंसर माय डियर फ्रेंड्स इज सी। OCI is at par with NRI in some matters but not in all matters. Very easy to understand and very simple to understand. एक नॉन रेजिडेंट इंडियन वो होता है जो है तो इंडियन सिटीजन लेकिन ऑर्डिनरीली वो बाहर रिजाइड करता है, यानी 1 साल में से 182 डेज से ज़्यादा वो इंडिया से बाहर रहता है। ऐसा इंडिविजुअल NRI होगा, नॉन रेजिडेंट इंडियन होगा। बट NRIs हैव वोटिंग राइट्स।
Till 2010, NRIs did not have voting rights, but in 2010, Representation of People Amendment Act was amended, and NRIs got the voting right in 2010. Whereas OCI does not have voting right. OCI के ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के पास ये सब कुछ होता है कि वो इंडिया में एंटर कर सकता है मल्टीपल टाइम्स, उसको बार बार वीज़ा रिन्यू नहीं करवाना पड़ता है, उसे राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है. वाई? बिकॉज आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 इज ओनली फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया. ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली सिटीजन ऑफ इंडिया को मिलते हैं, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को नहीं मिलेंगे. इट्स जस्ट अ नेम ओवरसीज सिटीजन, बट ही और शी इज नॉट गिवन फुल सिटीजनशिप. ठीक है, ये भारत का नागरिक नहीं होता है, तभी तो इसको ओसीआई कार्ड मिल रहा है. ये अगर भारत का नागरिक होता, सिटीजन होता, तो इसको सिटीजन ही मानते, लेकिन ही और शी इज नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया. तो क्या चीज नहीं है इसके पास? वोटिंग राइट्स नहीं है. तो इसका मतलब एनआरआई के पास वोटिंग राइट होते हैं, जबकि ओसीआई के पास वोटिंग राइट नहीं होते, इसलिए दोनों बराबर नहीं है. एक और सवाल पूछा गया था अबाउट आधार. आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट सर्विसेज एक्ट के तहत कौन सी चीज सही नहीं है? नॉट अ फीचर. सो प्लीज अगेन पॉज दिस, अटेम्प्ट दिस. सो द आंसर इज 1. अगर आपने कहीं पे पढ़ा है कि आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, दैट इज इनफ फॉर यू टू रीच दिस आंसर. ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है कि जैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर ऑप्शंस बदल गए हैं, क्या पता इसमें भी बदल जाए. वी शुड ऑलवेज एक्सपेक्ट सच थिंग्स. बट हाँ, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ईपीएफओ का एग्जाम है, मे बी दे विल नॉट पुट दैट काइंड ऑफ ऑप्शंस, बट हमें हमेशा से पहले से ही आदत डालनी चाहिए कि हम सही आंसर पे सही तरीके से पहुंचे इंस्टेड ऑफ रीचिंग देयर बाय एलिमिनेशन. ठीक है, अब वो तो ह्यूमन टेंडेंसी है ना कि आपने आंसर सही देना है, लेकिन अगर पहले से हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके चले तो हम ये देख सकते हैं कि हमें चीज़ें पता होनी चाहिए, पॉजिटिवली हमें पता होनी चाहिए. ये नहीं कि दूसरी एलिमिनेट कर दी तो पता लग गई. अब हमें पॉजिटिवली पता है कि आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता का प्रूफ नहीं होता है. It has been asked in UPSC civil services exam also. So Aadhaar, if it is only, it can be issued to residents of India as well, who may not be citizens of India but are ordinarily residing inside India, can be issued to them. तो ये चीज़ गलत हो जाती है, तो यही गलत ही चीज़ ढूंढनी थी. बाकी सारी चीज़ें आधार के लिए एप्लीकेबल है. आपका डेमोग्राफिक डेटा यानी कि आपका एज, आपका जेंडर, ये भी वहाँ पे नोट किया जाता है. बायोमेट्रिक डेटा यानी कि आपका फिंगरप्रिंट, आपका आइरिस स्कैन, ये भी नोट किया जाता है. UIDAI एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो इस एक्ट के अंदर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है. तो ओनली फर्स्ट इज रॉन्ग. अगेन बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में से आपसे सवाल पूछा गया, फोर्स्ड लेबर या बेगार. ये बेगर नहीं है, वैसे बेगार है, भीख नहीं है. दिस इज फोर्स्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी. ये कौन से आर्टिकल का वायलेशन है? सो आंसर सिंपल है, आर्टिकल 23. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये मत सोचना अनटचेबिलिटी से उसका कोई लिंक है. ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 बॉन्डेड लेबर, फोर्स्ड लेबर, इमोरल ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स. और आर्टिकल 24 इट टॉक्स अबाउट चाइल्ड लेबर. तो ये दोनों ध्यान से समझ लेना है. लेबर से रिलेटेड, फोर्स लेबर से रिलेटेड शायद था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आया था. और एक और चीज, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजंस लेबर से रिलेटेड होंगे, ठीक है, वो जरूर पढ़ के जाना. वो मैं बताऊंगा क्यों. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के बारे में क्या चीज नॉट करेक्ट है? नॉट करेक्ट, ये सवाल पूछा गया था 2016 में. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के बारे में इनमें से क्या करेक्ट नहीं? पॉज एंड आंसर. द आंसर इज डी. पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया था. सबसे पहले तो कौन से कमिटी की रिकमेंडेशन पे ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी? ऑन विच कमिटीज रिकमेंडेशन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेड? प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स. दूसरा, पहली मीटिंग 9 दिसंबर को हुई थी. बिल्कुल सही बात है, 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई थी, 11 दिसंबर को दूसरी, 13 दिसंबर को तीसरी. 13 दिसंबर के दिन ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन लाया था जवाहरलाल नेहरू ने. सो दिस ऑल यू मस्ट हैव रेड और यू शुड हैव रेड. जितनी भी सीटें थी उसको डिवाइड किया गया था 3 कैटेगरी में, मुस्लिम, सिख और जनरल. और इनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए थे. अगेन करेक्ट. दिस इज रॉन्ग. जो इंडियन स्टेट्स थे, इंडियन स्टेट्स का मतलब क्या है? बंगाल, बिहार, मद्रास, ये नहीं, ये तो प्रोविंसेस हैं. इंडियन स्टेट्स हैं जो रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट्स थे. वहां से कौन आना था? हु वॉज टू डिसाइड? द रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट वॉज टू डिसाइड, नॉट द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. तो अगर आपने पॉलिटी को ध्यान से पढ़ा है, बेसिक्स पढ़े हैं, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी?
इस तरीके के सवाल यूपीएससी सिविल सर्विसेज में भी पूछे जा चुके हैं, अगर आपने 2023 का पेपर देखा हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? वेरी सिंपल, द आंसर इज डी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट के थ्रू बनाया गया है, बट दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, तो 1990 में एक्ट पास हुआ था जिसके तहत नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बनाया गया, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। बाकी सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280। अब ये इसको लेके आप शायद कंफ्यूज हो सकते थे, और अगर कोई और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती तो आप कंफ्यूज हो जाते। बेसिकली आर्टिकल 344 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 344 संविधान का है, वो कहता है कमीशन एंड कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस कमिटी एक पार्लियामेंट की बनेगी और ऑफिशियल लैंग्वेजेस कमीशन बनेगा। देखो, प्रेसिडेंट एट द एक्सपायरेशन ऑफ 5 years फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 10 years फॉर द सच कमेंसमेंट बाय ऑर्डर कंस्टिट्यूट अ कमीशन विच हैल कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड सच अदर मेंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय ऑल द पीपल ऑफ 8th शेड्यूल। तो ये कमीशन जो बना है ये आर्टिकल 344 के तहत बना है। क्योंकि ये कमीशन बनाने का जो इंस्ट्रक्शन है वो आर्टिकल 344 में दिया है, इसलिए आप इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मान सकते हैं, दैट इज कमीशन ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट करिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम यूटिलाइज करेंगे। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, पेसा एक्ट, परमिट सेल्फ गवर्नेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय, आंसर इज ग्राम सभा। ठीक है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स वाला जो है वो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, एंड दैट इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड टू फॉरेस्ट, बट दिस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू फॉरेस्ट, दिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू शेड्यूल्ड एरियाज, मे और मे नॉट बी फॉरेस्ट। समझ रहे हो डिफरेंस? तो 5th शेड्यूल्ड एरियाज जो हैं वहां पे पंचायती राज को एक्सटेंड करने के लिए आपने एक्ट लाया था जिसके तहत ग्राम सभा को उस एरिया के रिसोर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। अगेन पंचायती राज इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना, 30 years पूरे हो रहे हैं तो यूपीएससी एक आधा सवाल उस पर पूछ लेगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। अब प्रोविजन ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इज प्रोवाइडेड अंडर, वेरी कई बार पूछा जा चुका है, और अगेन क्योंकि लेबर से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, इस तरीके के प्रोविजन क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। आंसर माय डियर फ्रेंड्स इज 43A। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। 39A, प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ये भी ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 से। 43A, to secure participation of workers in the management of industries, also added by 42nd Constitutional Amendment Act 1976. Make provisions for just and humane conditions for work and maternity relief, ये तो ओरिजिनली था। और 43B, promote functioning of cooperative societies, ये किससे ऐड हुआ था? 97th Constitutional Amendment Act 2011, जिससे कोऑपरेटिव्स को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। कमेंट्स में और बताइए कि 97th अमेंडमेंट से क्या क्या और चेंजेस आए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। दिस वाज वन ऑफ द चेंजेस, बट अदर चेंजेस वर आल्सो मेड। प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट, स्टेट लिस्ट के अंदर इनमें से कौन सा आता है? अच्छा, इस टॉपिक पे जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने जानकारी हासिल की कि एक इंडियन सॉल्ट सर्विस भी होती है विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो इसमें 11 ही मेंबर होते हैं टोटल। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई केम टू नो, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ। ठीक है, चलिए 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज कि स्टेट लिस्ट, इनमें से कौन सी स्टेट लिस्ट में आती है? इनमें से कौन सा टॉपिक स्टेट लिस्ट में आता है? अगेन यू नो व्हाई इट हैज बीन आस्क्ड, है ना, आप जानते हैं क्यों पूछा गया है। आंसर इज, सही जवाब है ए, रिलीफ ऑफ डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल। तो अगर आप देखोगे कि स्टेट लिस्ट में आता है रिलीफ ऑफ डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल, लेबर और सेफ्टी, लेबर को रेगुलेट करना, यानी लेबर एज अ कंसेप्ट और लेबर एज अ सब्जेक्ट एंड माइंस की सेफ्टी, वो सब है कंकरेंट लिस्ट में। तो आपने देखा होगा लेबर लॉज जो हैं वो यूनियन भी बनाता है और स्टेट्स अपने हिसाब से उसको मोल्ड करते हैं, चेंज करते हैं। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 246 जो आपकी 3 लिस्ट है इन द 7th शेड्यूल, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, उसमें से लेबर कंकरेंट लिस्ट में आ रहा है, और यूनियन और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों इस पे कानून बना सकते हैं। सिमिलरली मैन्युफैक्चर, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन के पास आता है। इसका मतलब सॉल्ट फैक्ट्रीज, सॉल्ट की मैन्युफैक्चर, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ यूनियन कर सकता है। और सोशल सिक्योरिटी, सोशल इंश्योरेंस जैसे कि पेंशन है, ESIC है, ये सारी चीजें कंकरेंट लिस्ट में आती है। आपने देखा होगा स्टेट्स की अपनी स्कीम चलती है इंश्योरेंस की, पेंशन की, और सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी, तो इसलिए कंकरेंट लिस्ट में आता है, दोनों लॉ बना सकते हैं। द फर्स्ट
पॉइंट इज अंडर स्टेट लिस्ट, एक्सक्लूसिवली स्टेट के पास ये अधिकार है। तो अल्टीमेटली दीज आर द क्वेश्चंस एंड यू गेट अ जिस्ट ऑफ व्हाट यू शुड नीड टू रिवाइज। दोस्तों अगर इसी तरीके की जानकारी आप और चाहते हैं और जितने भी हमारे यूट्यूब के वीडियोस हैं उसकी पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जहाँ पे प्रीमिक्स से रिलेटेड सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी एक ही जगह पे। इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड जो क्विजेज हैं आप अटेम्प्ट कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम द प्रीमिक्स एज वेल, ठीक है। इसके अलावा यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेंस की प्रिपरेशन में, तो देयर इज अ बैच दैट हैज़ एंटायर क्रैश कोर्स एंड एंटायर टेस्ट सीरीज एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, ठीक है। तो आप रैना कोड का RAINA कोड का इस्तेमाल करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इस कोर्स के अंदर आपको आंसर राइटिंग तो मिलेगी लेकिन साथ में क्लासेस भी मिलेंगी क्वालिटी इनरिचमेंट के साथ साथ, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।